Can someone remind me if we completed this in the last class? ये हमने पढ़ लिया था dispersion of light, or did we not? No sir. ठीक है, चलो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं. So far we have done reflection and refraction of light. Dispersion of light उसी से closely related है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, ओके. So basically dispersion of light क्या है? जब आपकी white light अपने 7 कलर्स जो कि स्पेक्ट्रम में होते हैं, जिनकी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ होती है, उनमें वो स्प्रेड आउट हो जाती है. ठीक है, सो आप क्या करेंगे, लाइट को पास करेंगे, लेकिन व्हाइट लाइट को. ठीक है, व्हाइट लाइट को पास करेंगे ग्लास प्रिज्म में से. ग्लास प्रिज्म में से क्यों पास कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है जब लाइट प्रिज्म में जाती है तो वो रिफ्रैक्ट करती है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, राइट. और आप देखोगे ये कि लाइट जो है वो अंदर जैसे ही जाएगी तो वो डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी, और बाहर निकलेगी तो फर्दर स्प्लिट हो जाएगी. अब ये क्यों स्प्लिट हो रही है, इस बात को समझना जरूरी है. ठीक है, आपकी जो लाइट के डिफरेंट कलर्स हैं, लाइट के जो डिफरेंट कलर्स हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, इन सब कलर्स की वेवलेंथ जो है वो डिफरेंट होती है. इनफैक्ट ये बात आप याद कर सकते हो कि ये जो सारी वेवलेंथ है, इनमें से सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है वो रेड लाइट की होती है. उससे कम वेवलेंथ होती है ऑरेंज की, उससे कम होती है येलो, फिर उससे कम ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट. ठीक है, यू मस्ट रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ दीज कलर्स इन टर्म्स ऑफ देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेवलेंथ. ठीक है, अब हो ये रहा है कि क्योंकि हर कलर, व्हाइट लाइट के अंदर सारे कलर्स मौजूद होते हैं, लाइट दैट इज कमिंग फ्रॉम अ स्टार और फ्रॉम द सन, इट कंटेन्स ऑल द वेवलेंथ्स. ठीक है, ऑल कलर्स ऑफ लाइट हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स, एंड व्हाइट लाइट consists of all colors mixed together. ठीक है, अब रेड की वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है मैंने कहा, और वायलेट की वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है. होता क्या है, एज लाइट एंटर्स द प्रिज्म ईच कलर रिफ्रैक्ट्स. हर कलर थोड़ा थोड़ा बेंड हो रहा है, देख रहे हो, रेड हो रहा है बेंड, ऑरेंज हो रहा है, येलो हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, ब्लू हो रहा है, इंडिगो हो रहा है, वायलेट हो रहा है. बट which one is bending the most? Which color is bending the most? रेड और वायलेट, इसमें सबसे ज्यादा बेंड कौन हो रहा है? आप देखो कि सबसे ज्यादा जिसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है वो इंडिगो या वायलेट की हो रही है ना, और सबसे कम जो चेंज इन डायरेक्शन आ रहा है वो रेड का आ रहा है. सो डायरेक्शन सबकी चेंज हो रही है, बट एज यू आर सीइंग कि सबकी क्योंकि वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट है, तो जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है उसकी सबसे ज्यादा कम रिफ्रैक्शन हो रही है. द लॉन्गर द वेवलेंथ द लेस इट बेंड्स, एंड द शॉर्टर द वेवलेंथ the more it refracts, the more it bends. अब क्योंकि हर कलर की डिफरेंट वेवलेंथ है, तो each color bends slightly differently, and then what happens, the colors basically go in their separate paths, and that's why they separate, and what you see is a rainbow of colors rather than only the white light. ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन में मेन यही बात है कि व्हाइट लाइट क्यों स्प्रेड आउट हुई, क्योंकि उसमें डिफरेंट कलर्स है, हर कलर की डिफरेंट वेवलेंथ है, और हर वेवलेंथ जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट रिफ्रैक्ट करती है. यहां पे जब लाइट एंटर हो रही है, ये जो मैंने ब्लैक लाइन बनाई हुई इसको क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस द नॉर्मल, राइट. मैंने इस सरफेस से परपेंडिकुलर जो लाइन बनाई इसको नॉर्मल कहते हैं. all the colors are bending towards the normal, they are all bending towards the normal, right. We have already seen this कि जब लाइट एयर से ग्लास में एंटर होगी, रेयर से डेंसर मीडियम में ऐड होगी, स्लो डाउन होगी, तो it will bend towards the normal. And then as they leave the glass, so again all of them are bending, but they're all bending away from the normal. But हर कलर थोड़ा सा ज्यादा बेंड कर रहा है from the last. Red again bends the least, but violet, the one with the shortest wavelength, bends the most. तो ये रीजन है कि आपकी लाइट जो है वो डिस्पर्स हो रही है इस प्रिज्म में से. Now where do you see this effect in real life? Anyone who can tell me? ये आपको कलर, ये रेनबो कहाँ पे नजर आता है? Where do you see this in real life? Any idea? देखा हुआ हम सबने, बारिश के बाद जो आपका रेनबो होता है, when you see the rainbow in the sky, that's what is happening over there as well. और वो वहां पे जाहिर सी बात है ग्लास प्रिज्म तो नहीं होता, वहां पे क्या होता है, ऐसा ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें से पानी एंटर करके लीव करता है और कलर्स, सॉरी, लाइट एंटर करके लीव करती है और व्हाइट लाइट डिफरेंट कलर्स में स्प्रेड हो जाती है. आफ्टर इट रेन्स, तो उसमें जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं स्काई में, द मॉइस्चर इन द एयर,
वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके साथ यही काम हो रहा होता है स्काई में, एंड दैट इज व्हाई द रेनबो अपीयर्स इन द स्काई। आर वी क्लियर? बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया, फुली क्लियर है ये चीज। सो डिस्पर्जन ऑफ लाइट हमने कवर कर लिया। अब इसके अंदर आपको कलर्स का ऑर्डर लाजमी याद होना चाहिए कि कौन ज्यादा बेंड करता है कौन कम बेंड करता है, बिकॉज दिस इज व्हाट दे कॉमनली आस्क इन योर एग्जाम्स एज वेल। ठीक है, अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कुछ प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस। इस पिक्चर में क्या आपको नजर आ रहा है? एक पेंसिल है जो पानी के अंदर रखी हुई है, लेकिन वो इस बंदे को पेंसिल थोड़ी सी बेंट हुई भी नजर आएगी। क्यों बेंट हुई भी नजर आएगी? इसी तरह आपको ग्लास में चम्मच रखा होता है पानी के ग्लास में, तो आपको चीजें टेढ़ी क्यों नजर आ रही होती है? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रही है, लाइट रिफ्रैक्ट कहाँ पे कर रही है? देखो ये पॉइंट एक्स जो है पेंसिल का, जब यहाँ से लाइट ट्रेवल करती है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट? हम दो डिफरेंट रेज बना देते हैं और दे आर ऑल बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नाउ द रेज ट्रेवल टू योर आईज। अब आपका ब्रेन ये परसीव कर रहा है कि ये जो रेज है यहाँ पे बेंड नहीं हुई है। रियलिटी में द रेज हैव बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बट आवर ब्रेन डज नॉट परसीव द बेंडिंग ऑफ लाइट। हमारा ब्रेन, इस बंदे का दिमाग ये परसीव कर रहा है कि ये जो लाइट रेज है इनको पीछे ट्रेस बैक कर रहे हो, और वो ये समझ रहा है कि ये तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करके आई है। तो आपके दिमाग में जहां ये रेज जाके मिलती हैं, जो उसकी परसेप्शन है, उसको लगता है कि पॉइंट वाई से बॉटम ऑफ द पेंसिल की लाइट आ रही है। तो हमें बॉटम ऑफ द पेंसिल यहां नजर आने के बजाय उसकी इमेज यहां नजर आती है। सो इट appears that the pencil is over here, the bottom of the pencil is over here, but in reality the bottom of the pencil is over here। ठीक है, another example is कि जब भी चीजें पानी में रखी हुई होती है, जैसे स्विमिंग पूल के अंदर बेस पे कोई कॉइन फेंका हुआ है किसी ने, तो आपको डेप्थ जो है ना उस कॉइन की लेस नजर आएगी इन रियलिटी। मतलब असल में वो ज्यादा डीप होगा कॉइन, जो भी चीज है, और आपको जो है वो थोड़ी सी वो कम डेप्थ पे नजर आएगी। अगेन दैट इज द सेम केस, जो ऑब्जेक्ट है उससे रेज ट्रेवल कर रही हैं और वो बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल करती हैं, दे ट्रेवल टू योर आईज, बट योर ब्रेन परसीव्स कि ये रेज तो स्ट्रेट लाइन में आ रही हैं। तो जहां पे आपके दिमाग के हिसाब से रेज जाके मिल रही हैं, आपको लगता है कि उसकी इमेज वहां बन रही है। ठीक है, तो अगर आप किसी गन से इसको शूट करने की कोशिश करो तो क्या आपका सही निशाना लगेगा? आप तो यहाँ पे निशाना ले रहे हो, राइट? या लेट्स सपोज यहाँ पे कोई फिश तैर रही है और आप उसको किसी तरह किसी एरो के थ्रू या किसी चीज के थ्रू से मारने की कोशिश कर रहे हो समहाउ, तो आपको लगेगा कि भाई फिश यहाँ पे, आप यहाँ का निशाना ले रहे हो, लेकिन रियलिटी में वो फिश यहाँ पे होगी, तो आपका निशाना सही नहीं लगेगा, राइट? आगे चलते हैं। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट देखनी है, अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है। व्हाट यू आर सीइंग इज एन ऑप्टिक फाइबर केबल। ये ऑप्टिक फाइबर केबल कहाँ यूज होती है बेटा? सबके घर में इंटरनेट लगा हुआ है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट लगा हुआ है, मोस्टली सबके घरों में जो इंटरनेट लगा हुआ है वो ऑप्टिक फाइबर वाला ही लगा हुआ है। ठीक है, सो वो जो ऑप्टिक फाइबर केबल के अंदर कैसे डेटा ट्रांसमिशन हो रही होती है, मतलब जो हमें इंटरनेट मिल रहा है, हमें जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो किस तरह ट्रांसमिट हो रहा है? वो ट्रांसमिट इस तरह हो रहा है कि उसके अंदर रेज ऑफ लाइट को एंटर किया जाता है, पल्सेस ऑफ लाइट और इंफ्रारेड रेज जो है वो भेजे जा रहे होते हैं। ये जो पल्सेस ऑफ लाइट हैं दे आर ट्रेवलिंग थ्रू द optic fiber cable, and that light, the pulses of light are carrying the information। वो इंफॉर्मेशन आप तक लाइट के पल्सेस की फॉर्म में ऑप्टिक फाइबर केबल के अंदर ट्रांसमिट होकर पहुंच रही है। सही है। अब ऑप्टिक फाइबर केबल में हो ये रहा है कि ये जो लाइट है जब ये किसी बाउंड्री को स्ट्राइक करती है तो ये ग्लास की बनी हुई है, ट्रांसपेरेंट है केबल, तो ये लाइट यहां से निकल के बाहर क्यों नहीं चली जाती? क्योंकि अगर आप यहाँ नॉर्मल बनाओ, यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल बना लिया और ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस मार्क कर दिया, इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो ब्लू वाला अंदर वाला कोर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई है, इसकी एन की वैल्यू बहुत हाई है। आपने देखा था कि क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है साइन सी इज इक्वल टू 1/n। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बहुत हाई हो तो मटेरियल का क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा होता है। सपोज कर लो इसका क्रिटिकल एंगल सिर्फ 15 डिग्रीज है, तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा हमेशा। Your angle of incidence will be bigger than the critical angle most of the time, like all the time almost, because the critical angle is so small. So when the angle of incidence is greater than critical angle, then what happens? Light does not go into the other medium. Light यहाँ से बाहर वाले कोर में और एयर में जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि लाइट क्या कर जाएगी?
इस तरफ सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर यहाँ पे दोबारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। So every time the light will just do total internal reflection and will travel through the optic fiber cable. None of the signals will be lost. अब ऑप्टिक फाइबर केबल से पहले हम क्या यूज करते थे? ऑप्टिक फाइबर केबल से पहले हम कौन सी केबल यूज करते थे? नॉर्मल कॉपर की केबल यूज करते थे। कॉपर की जो केबल्स होती थी उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में हमें डेटा ट्रांसमिट किया जाता था। अब ऑप्टिक फाइबर केबल बेहतर है, ज्यादा उनको यूज किया जाता है। उनके क्या एडवांटेजेस हैं? एक एडवांटेज जो ज्यादातर बच्चे लिखते हैं कि यार ये होती है फास्टर, ये वाली बात आपने नहीं लिखनी, दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट, ठीक है। दे नॉट फास्टर बिकॉज द स्पीड एट विच द लाइट इज ट्रेवलिंग थ्रू ग्लास इज ऑलमोस्ट द सेम एज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट ट्रेवल्स थ्रू कॉपर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी उतनी ही हाई स्पीड से ट्रेवल कर रहा होता है। आपने ये नहीं लिखना कि वो ज्यादा फास्ट है, आपने कहना है ज्यादा डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड पर सेकेंड। लाइट जो है वो ज्यादा डेटा ट्रांसमिट कर सकती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के मुकाबले में, तो इसलिए आपको इंटरनेट तेज चलता है। बट यू डोंट से दैट द केबल इज फास्टर, सिग्नल ज्यादा तेज ट्रांसमिट नहीं हो रहा, एक पल्स ऑफ लाइट में ज्यादा डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट की जा सकती है, ठीक है। इसके बाद ये ज्यादा सिक्योर होती हैं। कॉपर वाली जो केबल्स होती थी दे कुड बी इजीली टैप्ड। टैप्ड का मतलब ये समझ लो कि आप फोन पे बात करो और आपकी बात जो है वो कोई तीसरा बंदा सुन सकता है आपकी केबल को टैप करके, मतलब केबल से अलग तीसरा कनेक्शन निकाल के कोई बंदा आपकी फोन पे बात सुन सकता है। लैंडलाइन की बात कर रहा हूँ, फोन मोबाइल फोन की बात नहीं कर रहा, ठीक है। सो वो ज्यादा सिक्योर नहीं थी, लेकिन ये ऑप्टिक फाइबर केबल की लाइन जो है ज्यादा सिक्योर होती है। लाइट वेट है क्योंकि ये जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो बने हुए हैं जिससे ये ऑप्टिक फाइबर केबल बनी हुई है, ये मोस्टली प्लास्टिक की बनी हुई होती है, प्लास्टिक का मटेरियल होता है। अब ऑब्वियसली दैट इज मोर लाइट वेट देन कॉपर एंड ऑब्वियसली इट वुड बी चीपर एज वेल, द रॉ मटेरियल वुड बी चीपर एज वेल, ठीक है। अब हम क्या करने लगे हैं, नया टॉपिक लाइट के अंदर ही जो नया टॉपिक है सेपरेटली लेंसेज का टॉपिक स्टार्ट करने लगे। मैं एक दफा मैसेज कर दूं कि सब लोगों ने ज्वाइन क्यों नहीं किया। मैं एक दफा सबको मैसेज कर दूं, उसके बाद फिर मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं 2 मिनट में। ओके लेट्स बिगिन। सो बात ये हो रही है कि अब हमें लेंसेज के अंदर देखना है कि लाइट उसमें कैसे बेंड होती है। पहले तो ये समझाओ कि लाइट की बेंडिंग का जो फिनोमेना है हमारा, मे बी यू कैन आंसर दिस, कि लाइट अगर लेंस में से गुजर रही है और अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है तो व्हाट इज हैपनिंग टू द लाइट। अब हमने लाइट के 2-3 बिहेवियर्स पढ़ लिए ऑलरेडी। तो जब लाइट लेंस में से पास करती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। व्हाट बिहेवियर ऑफ लाइट इज दिस? ये क्या फिनोमेना है? लाइट लेंस में से गुजर के कर क्या रही है? ग्लास है ना, ग्लास में जा रही है लाइट, में ग्लास से निकल रही है और अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो इसके लिए क्या एक सिंगल वर्ड क्या यूज करेंगे? वी से दैट द लाइट इज अंडरगोइंग रिफ्रैक्शन। गुड, रिफ्रैक्शन हो रही है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से लाइट बेंड हो रही है। लेंसेज बेटा 2 तरह के होते हैं, कन्वर्जिंग लेंसेज, डाइवर्जिंग लेंसेज। कन्वर्जिंग लेंसेज की यूजुअली ये शेप्स होती हैं, इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शेप आपको ये वाली याद रखनी है। और डाइवर्जिंग लेंसेज की यूजुअली ये शेप्स होती हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट शेप आपको ये वाली याद रखनी है, ठीक है। जो मोस्टली तो दिस वन, दीज 2 शेप्स will basically tell you whether the lens is converging or diverging. अब ये converging lens बना हुआ और उसमें एक parallel beam of light enter हो रही है, देख रहे हो? ये लाइट की जो रेज है ये सारी क्या है? पैरेलल है एक दूसरे से, like they're not going away from each other and they're not coming closer to each other, ये सारी रेज पैरेलल है। When parallel rays of light enter a converging lens, अब देखो बेंड तो वो यहां पे भी होंगी और फिर यहां पे भी होंगी, लेकिन हम फॉर सिंप्लिसिटी से इस चैप्टर के अंदर बेंडिंग जो है ना वो लेंस के सेंटर से होते हुए दिखाएंगे। बस मैंने यहां तक लाइट सीधी लाइन बनाई फिर उसको ऐसे बेंड कर दिया। तो कन्वर्जिंग लेंस के अंदर नाम से पता चल रहा है वो रेस को क्या कराएगा, कन्वर्ज करवाएगा। सो जब रेस पैरेलल होंगी तो वो किसी एक पॉइंट पे जाके सब कन्वर्ज कर जाएंगी आफ्टर दे पास थ्रू द लेंस। इस पॉइंट को कैपिटल एफ से मार्क किया जाता है और इस पॉइंट का नाम क्या है, प्रिंसिपल फोकस। इस पॉइंट का नाम है प्रिंसिपल फोकस, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल रेज कन्वर्ज। व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस? इफ यू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द लेंस,
यू कॉल इट द एक्सिस और द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। इस एक्सिस के ऊपर जो ये वाली लाइन बन, ये जो पॉइंट बन रहा है ना, पॉइंट एफ, जहां पे सारी रेज कन्वर्ज कर रही है, पैरेलल रेज, इसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। समझ में आ गया? डाइवर्जिंग लेंस के लिए ये प्रिंसिपल फोकस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर डाइवर्जिंग लेंस में पैरेलल रेज ट्रेवल कर रही है तो वो ऑब्वियसली वो वाली रेज डाइवर्ज करेंगी, राइट? दे विल गो अवे फ्रॉम ईच अदर। नाउ दीज रेज आर नॉट गोइंग टू मीट ऑन दिस साइड, ये इस साइड पे कभी भी रेज यहाँ पे मीट नहीं करेंगी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि ये जो रेज हैं जो डाइवर्ज कर रही हैं, इनको ट्रेस बैक करें स्ट्रेट लाइन में। सो दीज डॉटेड लाइंस विल मीट बैक एट सम पॉइंट बिहाइंड द लेंस। तो वहां पे भी प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट बन रहा है और इसको डाइवर्जिंग लेंस का प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। कन्वर्जिंग लेंस के लिए तो सिंपली जहां पे रेज कन्वर्ज कर रही है वो पॉइंट प्रिंसिपल फोकस हो गया। डाइवर्जिंग लेंस के लिए जब रेज कर रही है डाइवर्ज तो उनको ट्रेस बैक करो और जहां पे वो पॉइंट मिल रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे उसे हमने प्रिंसिपल फोकस बोल दिया। तो ये जो पॉइंट कैपिटल एफ है ये डाइवर्जिंग लेंस का भी आपको मार्क करना आना चाहिए, कन्वर्जिंग लेंस का भी मार्क करना आना चाहिए। अब लेंस के सेंटर से जो प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस होता है इसको आप कहते हैं स्मॉल एफ और इस डिस्टेंस का नाम है फोकल लेंथ। यस, हमारा इमेज हम डाइवर्जिंग लेंस की भी बनाना सीखेंगे, वर्चुअल इमेज जो हम जिसकी बात करो वो हम बनाना सीखेंगे, ठीक है? डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। 99% क्वेश्चंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस के ही आते हैं, लेकिन जो डाइवर्जिंग लेंस के मोस्टली एमसीक्यूज ही आते हैं और एक पेपर 2 का क्वेश्चन भी है बहुत सारे ईयर्स में से, वो प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है? तो बेटा प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फोकल लेंथ की डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस टू द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है? ये बात दोनों लेंसेज की समझ में आ गई, बात यहाँ पे होपफुली क्लियर है। अब हम कन्वर्जिंग लेंसेज के ऊपर जरा फोकस करेंगे और इसके अंदर इमेज को ड्रॉ करना सीखेंगे कि इससे ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है। अब देखो लेंसेज हम कहाँ यूज करते हैं? कैमराज में यूज करते हैं। कैमरा कैसे इमेज बनाते हैं? आपकी आंखों में लेंसेज लगे हुए हैं नेचुरल, वो लेंसेज आपके दिमाग में कैसे इमेज बनाते हैं। और अगर आपकी आंखों में सही इमेज ना बन रही हो तो आप ग्लासेस यूज करते हो, ठीक है? मुझे ग्लासेस लगे हुए, हो सकता है आप में से किसी को ग्लासेस लगे हो, आप जो चश्मे पहनते हो वहां पे लेंसेज यूज हो रहे हैं, ठीक है? मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है जिससे आप चीजों को जरा मैग्नीफाई करके देखते हो, उसके अंदर लेंसेज लगे हुए हैं। आपका माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप में लेंसेज लगे हुए बेटा चीजों को मैग्नीफाई करने के लिए। फिर टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप जिससे आप आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करते हो, उसमें लेंसेज लगे हुए। सब चीजों में लेंसेज लगे हुए। लेंसेज कैसे बड़ी या छोटी इमेज बनाते हैं, रियल या वर्चुअल इमेज बनाते हैं, सब चीजों को देखते हैं। तो कन्वर्जिंग लेंस के लिए आपको 3 बेसिक रेज ड्रॉ करनी आनी चाहिए। अगर अब यहाँ पे आपके पास ये जो वर्टिकल लाइन है ना बेटा, ये जो वर्टिकल लाइन है ये आपका लेंस है, ठीक है? क्योंकि मैं लेंस की पूरी ड्राइंग यहाँ पे नहीं कर रहा और ना ही आप करोगे, बस आप वर्टिकल लाइन बना दो, ये आपका लेंस हो गया। और ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या है? लेंस का एक्सिस है, ये लेंस का एक्सिस है। समझ गए बात? अब ये जो रे आ रही है, अगर ये रे लेंस के सेंटर से पास करवाते हो आप, एनी रे दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द लेंस, यू जस्ट नीड टू कंटिन्यू इट एज इट इज। इसको बिल्कुल बेंड नहीं करना। पहली आपको रे हमेशा ये बनानी आनी चाहिए, चाहे कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग, ये वाली रे तो दोनों पे अप्लाई होती है। गॉट इट? आई होप दिस इज द इजीएस्ट, इसमें कोई मुश्किल नहीं हो। जब भी कोई रे आप लेंस के सेंटर से गुजारोगे तो सीधी पास कर दोगे। पहली रे समझ में आ गई। दूसरी रे को देखो। अब यहाँ पे मैंने इस डायग्राम पे लेंस का प्रिंसिपल फोकस भी मार्क कर दिया, ठीक है? और दोनों तरफ मार्क कर दिया। कन्वर्जिंग लेंस है, इसका इस तरफ भी एक प्रिंसिपल फोकस है, इस तरफ भी है। हर लेंस के दोनों तरफ होता है उसका प्रिंसिपल फोकस। अब वो जो भी है, मतलब अगर लेंस की फोकल लेंथ किसी ने बताई, मुझे बोले लेंस की फोकल लेंथ जो है ना वो 5 सेंटीमीटर है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से 5 सेंटीमीटर मेजर करके एक्सिस के ऊपर पॉइंट एफ मार्क कर दिया और इस तरफ भी पॉइंट एफ मार्क कर दिया 5 सेंटीमीटर पे, ठीक है? प्रिंसिपल फोकस मिल गया मुझे। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ऐसी रे जो एक्सिस से पैरेलल हो, ये देखो ये एक्सिस है और ये रे उससे बिल्कुल पैरेलल आ रही है, ऐसी रे जो पैरेलल टू द एक्सिस आ रही है, वो लेंस से गुजरने के बाद आप कहां से पास करवाते हो? वो आप पॉइंट एफ प्रिंसिपल फोकस से पास करवाते हो। ये बात याद रखनी, समझ में आ गई? So when the ray passes through the center, it just goes straight as it was going. When it is parallel to the axis before passing through the lens, then it passes through point F. लाजमी इसमें से पास करना है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि कहां पे बन रहा है, ठीक है? लास्टली
इफ द रे हैज ऑलरेडी पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, एक रे ऐसे आपने बनाई है जो ऑलरेडी प्रिंसिपल फोकस से पास होके आ रही है, तो उसको मैंने क्या किया, लेंस से पास होने के बाद पैरेलल टू द एक्सिस कर दिया। गॉट इट? सो ये जो 3 रेज हैं बेटा, ये आपको याद होनी चाहिए। सेंटर से पास किया, सीधी गुजार दी, पैरेलल टू द एक्सिस है तो उसको पॉइंट एफ से पास करना है, और अगर पॉइंट एफ से ऑलरेडी पास होके आ रही है तो पैरेलल टू द एक्सिस कर दिया। These 3 rays will be used mostly to create images of objects, एंड आप रे डायग्राम्स अपने इसी तरह कंप्लीट कर रहे होगे सारे। अब ये जो डिफरेंट केसेस हैं इनको हम अभी देखते हैं, ठीक है, इनको हम अभी अभी देखते हैं। पहले एक एग्जांपल है जिसके अंदर हम कंप्लीट करते हैं, इस एग्जांपल को कंप्लीट करेंगे। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह एग्जाम के क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, ठीक है। तो कोशिश करो कि आप मेजरमेंट्स लेके मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करो, ठीक है। अब इसमें हमने कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो है वो समझने हैं इस एग्जांपल के थ्रू। सो डू दिस विद मी, सॉल्व साथ साथ करना। अब यूजुअली आपका जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना लेंस का, तो उसके अंदर आपको ग्रिड दी हुई होगी, मैं आपको दिखाता हूं, 1 मिनट रुको। अगर एग्जाम में तुम्हारे पास लाइट का जब लेंसेज का क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें आपके पास ग्राफ पेपर वाली ग्रिड बनी हुई होगी। सो लेट मी जस्ट फाइंड अ क्वेश्चन ऑफ लेंसेज ओवर हियर सो आई कैन एक्सप्लेन। ये देखो, ये लेंस का क्वेश्चन है जिसमें आपको उन्होंने अपेरेंटली ऑब्जेक्ट बना के दिया हुआ और इमेज भी बना के दिया हुआ है, लेंस नहीं बना के दिया हुआ। लेंस आपको खुद मार्क करना है कहाँ बना हुआ। इसी तरह एक और लेंस का क्वेश्चन ले लेते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन में ग्रिड बनी हुई होगी जब आपको लेंस का क्वेश्चन आएगा। ये देखो, अब ये लेंस बनाया हुआ, पीछे आपके पास ग्रिड है, तो आपने ग्रिड को एज अ मेजरमेंट यूज करना है। ग्रिड के अंदर ये जो 5 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं ना, इसको 1 सेंटीमीटर माना जाता है, ठीक है। वैसे तो लिखा हुआ भी होता है, ठीक है, इस पे लिखा हुआ भी होता है कि 1 सेंटीमीटर क्या है, ना भी मेंशन हो तो इस बात को समझ जाओ, यहां से लेके यहां तक 1 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी हम अपने यहाँ पे इस वाले ग्रिड के ऊपर जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसमें मैं एक बॉक्स को 1 सेंटीमीटर की तरह ट्रीट करूंगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर विल बी टेकन एज 1 बॉक्स। अच्छा, अब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बनाया भाई, ये जो है दिस इज माय ऑब्जेक्ट, इसको मैं ओ मार्क कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 1 बॉक्सेस 2 बॉक्सेस, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, तो ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर की हाइट है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है लेंस से? 5 सेंटीमीटर। ये देखो 1 2 3 4 5, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, मुझे करना ये है कि आई हैव टू ड्रॉ रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स हेड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट का जो हेड है ना, एरो का हेड, यहां से मुझे रेज बनानी है, लेंस के थ्रू पास करनी है, और फिर मुझे इमेज लोकेट करनी है, इमेज को ड्रॉ करना है कि इमेज कहां बनेगी। फिर मुझे इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, ठीक है। मुझे इमेज की लीनियर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करनी है। तो ये सारी चीजें आओ जल्दी से साथ साथ करते हैं। पहला काम आप क्या कर सकते हो, अभी आपने रेज बनाना सीखी ये वाली 3, इनमें से एक रे अगर मैं ऑब्जेक्ट के हेड से स्टार्ट करता हूं और उसको मैं लेंस के सेंटर से गुजारता हूं, तो इस रे को मैं कैसे कंटिन्यू करूंगा? अभी अभी हमने पढ़ा, अगर मैं ऑब्जेक्ट के हेड से रे बनाता हूं और लेंस के सेंटर तक ले जाता हूं, तो यहां से इसको सेम लेके जाएंगे, सीधी लेके चले जाएंगे। तो पहला काम हम ये कर लेते हैं, बन गई, ठीक है। ये मेरे पास पहली रे बन गई। अब एक और रे मैं किस तरह की बना सकता हूं? अगर मैं रे को सीधा लेके जाऊं, अब इसको मैंने कहां से पास करना है? हमने पढ़ा था कि अगर रे पैरेलल टू द एक्सिस आ रही है तो इसको कैसे पास करवाते हैं, क्या पढ़ा हमने? इसको एक कौन से पॉइंट से पास करना होता है लेंस के? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पॉइंट? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। लेकिन इस लेंस का प्रिंसिपल फोकस आपको बना हुआ नजर आ रहा है एक्सिस के ऊपर? क्या नहीं, नहीं बना हुआ आ रहा नजर? तो भाई प्रिंसिपल फोकस कहां बनेगा? आपको ऊपर क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है लेंस की? क्या चीज गिवन है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ लेंस से 3 सेंटीमीटर दूर, इसका मतलब उसका प्रिंसिपल फोकस बनेगा। तो लेंस से 3 सेंटीमीटर दूर, 1 2 3, यहां पे इसका मतलब मेरे लेंस का प्रिंसिपल फोकस बनना था। ये बात क्लियर है? यहां पे मैंने अपना पॉइंट एफ मार्क कर दिया, और बेशक लेफ्ट साइड पे भी कर दो, ये मेरा प्रिंसिपल फोकस बन गया लेंस के दोनों साइड पे। तो अब ये जो रे थी मैंने कहां से गुजारनी थी?
ये वाली रे मैंने इसके अंदर से गुजारनी है अपने रूलर से स्ट्रेट, ये लो पास कर दी, दोनों रेज बन गई। मिनिमम 2 रेज बना के आपकी इमेज बन जाती है। अब मैं तीसरी रे भी बना सकता हूँ जो कि यहां से पॉइंट एफ में से पास करूंगा और फिर यहां से जाके वो स्ट्रेट हो जाएगी, बट आई डोंट रियली नीड टू डू इट राइट नाउ। ठीक है, ये वाली रे भी यहीं से पास करेगी, तीनों पॉइंट्स एक जगह पे जाके मिल जाएंगी, बट 2 रेज आर मोर देन इनफ। ठीक है, अब यहां पे जहां पे रेज मीट कर रही हैं, जिस पॉइंट पे जाके रेज मीट कर रही हैं वो समझ जाओ क्या है, आपकी इमेज। लेकिन देखो ऑब्जेक्ट का जो हेड था वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था, प्रिंसिपल एक्सिस के। लेकिन जो इमेज का हेड है वो यहां बनेगा, यहां पे इमेज का हेड बनेगा। लेकिन अब ये तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, तो इसका मतलब मुझे अपनी इमेज जो है वो उल्टी बनानी पड़ेगी। मैं अपनी इमेज बना रहा हूं लेकिन ये इमेज कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। सो दिस इज माई इमेज एंड दिस हैज बीन इन्वर्टेड। बात समझ में आई? ओके, नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन मेजर द हाइट ऑफ माई इमेज। मेरी इमेज की हाइट कितनी है? 1 2 3 सेंटीमीटर की मेरी इमेज की हाइट है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इमेज हाइट, माई इमेज हाइट इज 3 सेंटीमीटर। मेरे पास ग्राफ है, मेरे पास बॉक्सेस है, मैं उसके थ्रू सब मेजर कर रहा हूँ। मैं अपनी इमेज का डिस्टेंस भी मेजर कर सकता हूँ यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 7.5 7.5 में कह लेता हूँ मेरी इमेज का डिस्टेंस है। अब लीनियर मैग्निफिकेशन जो है एक ऐसा टर्म है, एक ऐसी वैल्यू है जो आपको बताती है कि हाउ बिग और स्मॉल द इमेज इज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। इमेज का और ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो बेसिकली कंपेयर कर रहा होता है कि इमेज कितनी बड़ी बनी है या कितनी छोटी बनी है कंपेयर टू माय ऑब्जेक्ट। सो यहां पे लीनियर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना बहुत ही इजी है। आपके पास इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट आ गई, अब आप बस इमेज की हाइट को ऑब्जेक्ट की हाइट से डिवाइड कर दो। याद रखो इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। तो 3/2 किया, इसके बाद मेरी लीनियर मैग्निफिकेशन आ रही है 1.5। एक और तरीका इसको मेजर करने का ये है कि आप इमेज का जो डिस्टेंस है जो कि यहाँ पे 7.5 आया था और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है जो कि 5 सेंटीमीटर आया था, इन दोनों को भी डिवाइड कर सकते हो। 7.5 डिवाइडेड बाय 5, इससे भी आंसर 1.5 ही आएगा। दोनों तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है। सो देयर आर बोथ वेज एंड इसका कोई यूनिट नहीं होता लीनियर मैग्निफिकेशन का, बट व्हाट इट टेल्स यू इज, ये आपको बताता है कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितने गुना बड़ी है। सो इट्स टेलिंग मी कि मेरी इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से 1.5 टाइम्स बड़ी है। अगर इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइज के होते, सपोज कर लो, लेट सपोज इमेज और ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम साइज के होते, तो लीनियर मैग्निफिकेशन की क्या वैल्यू आती? सोच के बताओ जरा। आई रिपीट द क्वेश्चन, अगर इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइज के होते तो लीनियर मैग्निफिकेशन की क्या वैल्यू आती? थिंक अबाउट इट। कितनी? क्या थी? दोबारा से बोलो। मतलब अगर ये भी 2 सेंटीमीटर की आती है इमेज और ऑब्जेक्ट भी होता है 2 सेंटीमीटर का, तो 2/2 क्या होता है? 1। 1। तो याद रखो अगर आपकी इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइज के होंगे तो लीनियर मैग्निफिकेशन 1 आएगी। अगर इमेज ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ी होगी तो इट विल बी ग्रेटर देन 1, और अगर लीनियर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आ जाए तो इसका मतलब समझ लो कि आपकी इमेज जो है वो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। So the bigger the image, the bigger the value of linear magnification. The smaller the image, the smaller the value of linear magnification. And it's basically giving you a comparison between the image of the and the object. अब इमेज की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अंडरलाइन करने हैं। आपको 6 वर्ड्स पता होने चाहिए, अपराइट और इन्वर्टेड में से कोई एक। ठीक है, अपराइट और इन्वर्टेड, रियल और वर्चुअल, इसके अंदर मैं स्लैश बना देता हूं, ये बेहतर है। रियल या वर्चुअल में से कोई एक, और मैग्नीफाइड और डिमिनिश में से कोई एक प्रॉपर्टी। ये हमेशा तीनों में से ये 3 प्रॉपर्टीज आपको पिक करनी आनी चाहिए, और वो आप अपनी इमेज को देख के आराम से पता लगा सकते हो। पहली चीज तो बहुत आसान है, इमेज अपराइट है या इन्वर्टेड है? देख के इन्वर्टेड। इन्वर्टेड, तो आई कैन अंडरलाइन इन्वर्टेड। आई हैव टू अंडरलाइन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, आई सेड इट्स इन्वर्टेड। अच्छा, आखिरी एक और चीज बहुत आसान कि इमेज मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है, मतलब इमेज जो है वो इनलार्ज्ड है ऑब्जेक्ट के मुकाबले में या स्मॉलर है? मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड, तो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। एंड देन लास्टली रियल है या वर्चुअल। अब रियल और वर्चुअल को डिसाइड करने के 2-3 तरीके हैं। रियल की आपने जो डेफिनेशन है रियल और वर्चुअल की वो ये पढ़ी थी
कि अगर रेज एक्चुअली ऑब्जेक्ट से निकल के वहां उस पॉइंट पे मीट करें लाइट की रेज जहां पे इमेज बन रही है, तो वो इमेज रियल कहलाती है। अब ये रेज एक्चुअली एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के पीस में से पास करके यहां मिल रही हैं और ये एक रियल इमेज है। लेंसेज के केस में, कन्वर्जिंग लेंस या डाइवर्जिंग लेंस के क्वेश्चन में आपकी रियल इमेज की सबसे आसान निशानी ये है कि जब भी इमेज और ऑब्जेक्ट ऑपोजिट साइड्स पे हो, मतलब ऑब्जेक्ट अभी लेफ्ट साइड पे बना हुआ है और इमेज बन रही है राइट साइड पे, तो इमेज आपकी रियल होगी। अगर दोनों सेम साइड पे बन जाए, मतलब इमेज भी इसी साइड पे बन जाती है किसी तरह, अभी हम देखेंगे उसकी भी एग्जांपल, तो वो फिर वर्चुअल इमेज होगी। अगर ऑब्जेक्ट राइट साइड पे है और इमेज लेफ्ट साइड पे बन रही है तो ऑब्वियसली ये रियल है। लेकिन अगर दोनों चीजें राइट साइड पे बन जाए तो इसका मतलब वो फिर वर्चुअल होगी। ठीक है, तो ये बहुत आसान तरीका है याद रखने का। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्वियसली ऑपोजिट साइड पे बन रही है और हम देख रहे हैं कि एक्चुअली रेज पास करके यहाँ पे मीट कर रही है, हमें उन्हें जबरदस्ती कुछ नहीं करवाना पड़ रहा, तो क्लियरली ये इमेज जो है वो आपकी रियल इमेज है। ठीक है, रियल की डेफिनेशन और वर्चुअल की डेफिनेशन पहले हमने लिखी भी है, जब मिरर्स पढ़े थे तब प्लेन मिरर्स वाली रिफ्लेक्शन के अंदर पढ़ा था कि इसके इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अब एक और एग्जाम्पल करेंगे हम। ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। मैं इसके अंदर भी सारी चीजें मिटा रहा हूं और फिर हम स्क्रैच से इस एग्जाम्पल को करेंगे। शाबाश। यहां पे आपका ऑब्जेक्ट जो है, देखो तकरीबन वही ऑब्जेक्ट है, दो सेंटी बस 1.5 सेंटीमीटर की हाइट है। बट व्हाट यू विल नोटिस इज कि आई मूव द ऑब्जेक्ट वेरी मच क्लोजर टू द लेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पहले लेंस से बहुत ज्यादा था, 5 सेंटीमीटर था। अब ऑब्जेक्ट को मैं लेंस के बहुत करीब ले आया हूँ, 2 सेंटीमीटर पे ले आया हूँ। लेंस वही है, टेक्निकली देखा जाए इस एग्जांपल में वही लेंस है, क्योंकि ऊपर वाले लेंस की भी फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर थी, ये लेंस की प्रॉपर्टी है ना। और इस एग्जांपल में भी फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर ही है। तो सबसे पहले तो मैं दोनों तरफ पॉइंट एफ मार्क कर लेता हूँ। इधर भी मार्क कर लिया पॉइंट एफ, और इधर भी मार्क कर लिया पॉइंट एफ। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस इज कि इस एग्जांपल में, पिछली वाली एग्जांपल में, ऑब्जेक्ट जो था वो पॉइंट एफ से पीछे बना हुआ था, मतलब द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट was larger than the focal length. It was further away from the lens than its principal focus. But now the object is closer to the lens than its principal focus. Object का distance focal length से छोटा है। और ऐसा जब भी हो जाए ना, तो अब आपका बहुत एग्जाम्पल डिफरेंट तरीके से सॉल्व होगी। ठीक है, यहां पे मैंने क्या बनाई है, आई बनाई है। दिस इज द ऑब्जर्वर हु वाज ट्राइंग टू लुक एट दिस ऑब्जेक्ट थ्रू दिस लेंस। सो ये एक ऑब्जेक्ट है, सपोज करो बुक में कोई छोटा सा लेटर या बुक में कोई पिक्चर बनी हुई है, और आप जो है, लेट सपोज कोई आर्ट है या कोई मतलब कोई पिक्चर है, कोई कोई चीज भी है जिसको आप अपने लेंस के थ्रू ऑब्जर्व करना चाह रहे हो। दिस इज योर आई, यू आर लुकिंग एट दिस बट नॉट डायरेक्टली थ्रू अ लेंस। ठीक है, सो लेट्स सी कि आप क्या यहाँ पे किस तरह डायग्राम कंप्लीट करोगे। अब पहली चीज यहाँ पे बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और वो ये कि वही वाली रे पहले बनाओ जो आपने पहले भी बनाना सीखी। ऑब्जेक्ट के हेड से अगर मैं रे सेंटर से पास करूं तो कहाँ जाएगी, आपको पता है कि स्ट्रेट थ्रू पास करेगी। तो पहली रे तो मैंने वही बना दी। दूसरी रे में दोबारा वही वाली बनाऊंगा जो हमने पहले भी बनाई थी। रे को ऐसे रखो सीधा, राइट, रे को यहां पे रखा। अब ये रे को कहां से पास करना है, आपको पता है कि इसको कन्वर्जिंग लेंस है तो पॉइंट एफ के अंदर से पास करवाना पड़ेगा प्रिंसिपल फोकस। लेकिन अब नोटिस करो कि ये रेज कन्वर्ज कर रही हैं आगे या जाकर डाइवर्ज कर रही हैं। क्या ये रेज आगे जाके मिल सकती हैं कभी, ये तो दूर जा रही है, तो ये आगे जाके मिल नहीं सकती। इसका मतलब हमारी इमेज जो है यहाँ पे राइट साइड पे नहीं बनेगी और हमारी इमेज रियल इमेज नहीं बन सकती। वी कैन नॉट गेट अ रियल इमेज। आर वी क्लियर अबाउट दिस? तो देन व्हाट विल हैपन, हाउ कैन, इवन इफ इट्स नॉट अ रियल इमेज और वर्चुअल इमेज भी बन रही है, तो कैसे बनेगी और कहाँ ढूंढेंगे हम उसे? इस चीज को अब हम ढूंढना चाह रहे हैं, राइट? तो भाई कैसे ढूंढें? तो उसके लिए आप क्या करोगे, ट्रिक ये यूज करोगे कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ना दोनों, इनको पीछे ऐसे लेंस वाले पॉइंट से दोनों रेज को पीछे की तरफ ट्रेस बैक करो। क्योंकि आपका दिमाग क्या परसीव करता है कि ये रेज बेंड वेंड नहीं हो रही, ये सीधी आ रही है। तो जो लेंस वाला पॉइंट है उससे पीछे इनको ऐसे ट्रेस बैक करो। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस रे को मैं पीछे ट्रेस बैक कर रहा हूं, देख रहे हो किस पॉइंट से, जहां से ये लेंस को पास कर रहा था।
इसको मैंने ट्रेस बैक कर दिया पीछे, हो गई ट्रेस बैक। लेकिन मैं इसको एज अ डॉटेड लाइन बनाऊंगा, ये वाला जो पार्ट है ना रे का, इसको मैं एज अ डॉटेड लाइन बनाऊंगा, बिकॉज रियलिटी में ये रे यहां से तो नहीं आ रही ना ये रे यहाँ पे जा रही है। उप्स। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा डॉटेड करके बना रहा हूं। ओके, सेम थिंग आई विल डू विद दिस वन एज वेल। यहां से जब मैं इसको पीछे की तरफ ट्रेस करूंगा तो ये मेरी लाइन कहां चली जाएगी, एक मिनट रुकना है। ओके, इसको भी मैं पीछे ऐसे स्केल के थ्रू अपनी स्ट्रेट लाइन को पीछे लेके जा रहा हूं। कर दिया मैंने ये काम। नाउ लुक व्हाट इज हैपनिंग, द डॉटेड लाइंस विल कन्वर्ज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। दोबारा से मैं इसको डॉटेड कर लेता हूं ताकि ये बात याद रहे कि ये रेज जो है वो डेफिनेटली रियल नहीं है। ठीक है, तो ये कहां पे जाके मीट कर रही है, तकरीबन इस पॉइंट पे जाके ये मीट कर रही है। तो मेरे दिमाग में ये परसेप्शन है कि ये दोनों रेज हैं, ये कहां से आ रही हैं, ये इस पॉइंट से आ रही हैं, और ये ऑब्जेक्ट के हेड से रियलिटी में ये यहां से आ रही थी। तो मेरे दिमाग में इमेज का हेड यहां बन रहा है। इसका मतलब कि ये इमेज का हेड अगर इस पॉइंट पे बन रहा है तो पहली बात तो ये है कि इमेज जो है वो अपराइट बनेगी, मतलब वो सीधी इमेज बनेगी, उल्टी नहीं बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट का हेड भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और मेरी इमेज का हेड भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रहा है। तो ये जो इमेज बनेगी बेटा, इसको मैं अब ये क्योंकि रियल इमेज नहीं है, हमने डिस्कस कर लिया कि ये वर्चुअल इमेज है, रेज एक्चुअली तो यहाँ पे नहीं गई ना, तो हम इस इमेज को एज अ डॉटेड लाइन बना रहे हैं। बात समझ में आ रही है? प्लस ये अपराइट बन रही है और ऑब्वियसली बड़ी भी बनी है, तो हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज क्या हो गई, इन्वर्टेड तो नहीं है, अपराइट है, वर्चुअल है, रियल तो है नहीं, और मैग्नीफाइड है, डेफिनेटली मैग्नीफाइड है। ये आपका लेंस किस तरह यूज हो रहा है, यहाँ पे कौन से केस में यूज हो रहा है। मैंने कहा था कि आप कोई पिक्चर देखना चाह रहे हो, लेट सपोज कोई आर्ट गैलरी में गए हो, वहां कोई पीस ऑफ आर्ट है और उसको आप बहुत क्लोजली देखना चाह रहे हो, लेट सपोज, तो आप क्या यूज करते हो, मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हो, राइट? मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कर रहे हो और आप ये लेट सपोज ये पिक्चर है, ये आपकी आंखें, और बीच में आपने मैग्नीफाइंग ग्लास अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। तो ये हमारे जो मैंने केसेस दिखाए थे उसमें से कौन सा वाला केस है, ये केस नंबर 6 देखो। ये जो डिफरेंट केसेस हैं आपको याद होने चाहिए, अभी हम इन्हीं को डिस्कस करने लगे आखिरी 5-10 मिनट में। तो ये यही वाला केस बन रहा है, ये जो डायग्राम है एग्जैक्टली अभी हमने यही ड्रॉ किया है। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस केस? रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो u है, देखो याद रखो, ये जो u है ना इस पूरे पूरे टेबल के अंदर, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओके, f v is the image distance and f basically means focal length, right? f means focal length. तो अब यहां पे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो u है, आपका जो u है मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो आपकी फोकल लेंथ से छोटा हो, u is less than f. If object is closer to the lens than its principal focus, then the image will be formed on the same side, it will be upright, it will be virtual, and it will be magnified. And this is how a lens is used in a magnifying glass. ये वाला केस समझ में आ गया? अब इसी से मिलता जुलता एक केस है, अगर आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल पॉइंट एफ पे आप रख दो, बिल्कुल ही पॉइंट एफ पे रख दो फोकस के ऊपर, तो यहां पे जो रेज बनेंगी ना ये डाइवर्जिंग है और ना ही ये कन्वर्जिंग है, मतलब ये रेज बिल्कुल पैरेलल बन रही है। तो अब आप इनको अगर पीछे ट्रेस बैक भी करोगे तो ये जाके यहां पे भी कभी नहीं मीट कर सकती, पैरेलल रेज तो जस्ट गो ऑन फॉर एवर। But let's just assume that our object is slightly, like literally 0.1 mm to this side. तो ये रेज स्लाइटली डाइवर्जिंग होंगी, बहुत ही स्लाइटली। इसका मतलब है कि आपके दिमाग में ये रेज अगर आप बिल्कुल इनको बहुत पीछे ले जाओ, एट इंफिनिटी, इफ यू टेक दीज डॉटेड लाइंस वेरी फार, देन इन योर हेड you can see कि image, a virtual image will be formed, but it will be formed at infinity, बहुत ही दूर जाके।
अब बहुत ही दूर जाके कौन सी चीजें आपको नजर आ रही होती हैं? ये आपका टेलीस्कोप का लेंस है और ये आई पीस वाला लेंस है। टेलीस्कोप इस तरह होता है देखने में। टेलीस्कोप के अंदर दो लेंस लगे होते हैं, इसे ऑब्जेक्ट लेंस कहते हैं, और ये वाला जहां पे आपकी अपनी आंखें रखे हुए होते हो इसको आई पीस वाला लेंस कहते हैं। तो ये टेलीस्कोप का वो वाला लेंस है जहां पे आप अपनी आईज रखते हो। इस केस में ये यूज हो सकता है। ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट एज सच नहीं है, मतलब ये तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं वाला केस। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे कि आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था वो फोकल लेंथ के बिल्कुल बराबर था। अब ये देखो कि अगर आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और पीछे ले जाओ, पहले बिल्कुल ही लेंस के करीब पड़ा हुआ था, बिल्कुल ही एफ पे आ गया, अब मेरा ऑब्जेक्ट थोड़ा और दूर चला गया, देखो पॉइंट एफ इधर है और मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे। सो नाउ द ऑब्जेक्ट इज फर्दर देन point F. Now I am getting a real image on this side. The image is inverted, real and magnified. लेकिन आप नोटिस ये करो कि आपका एक पॉइंट मैंने F मार्क किया है और एक पॉइंट है जिसे 2F कह रहे हैं। What do you mean by the point 2F? इस पॉइंट का क्या मतलब है? दोनों साइड पे मार्क हुआ है, 2F का मतलब क्या होगा? सिंपल सी बात है। लेट्स सपोज 3 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ थी, तो 6 सेंटीमीटर में मतलब 3 सेंटीमीटर और दूर जाके टोटल 6 सेंटीमीटर पर आप एक और पॉइंट मार्क कर सकते हैं जिसे 2F कहते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरा ऑब्जेक्ट इतना दूर तो है लेंथ से कि पॉइंट F से ज्यादा पीछे है, ना पॉइंट F पे है ना उससे आगे, पॉइंट F से पीछे है, बट उसके डबल डिस्टेंस से फिर भी पहले ही बना हुआ है। मतलब 3 सेंटीमीटर से ज्यादा दूर है, लेट्स सपोज, बस 6 सेंटीमीटर से फिर भी पहले। सो द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ग्रेटर देन F बट लेस देन 2F. Right? So I am getting a real image. Image is definitely real as long as your object is behind point F. चाहे वो बहुत दूर भी हो या करीब हो, लेकिन point F से पीछे हो तो रियल इमेज तो बनेगी और इन्वर्टेड भी बनेगी। लेकिन अब वो मैग्नीफाइड बनेगी या फिर वो सेम साइज की बनेगी या फिर वो डिमिनिश बनेगी, ये अब हमें देखना पड़ेगा। तो ये वाला जो केस है इसमें मेरी इमेज रियल बन रही है, मैग्नीफाइड बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। ये कहाँ पे केस यूज होता है? ये आपके फोटोग्राफिक इनलार्जर और आपके क्लास में और आपके एकेडमी में जो प्रोजेक्टर लगा हुआ है, सिनेमा में जो प्रोजेक्टर्स लगे हुए, वहां पे आपका केस यूज हो रहा है। ये प्रोजेक्टर वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यू शुड नो इन अ प्रोजेक्टर a real, like a projector forms a inverted real and magnified image and the object distance is between F and 2F. This should remember this point. अब मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और दूर लेके जा रहा हूं, बिल्कुल 2F पे जाके बना देता हूं। ना पॉइंट F से आगे है, ना पॉइंट F पे है, ना F और 2F के बीच में है, बल्कि 2F के ऊपर है एग्जैक्ट। अब अगेन वही बात, रियल और इन्वर्टेड इमेज तो बनी रही है, लेकिन आप देखो कि इमेज बिल्कुल उधर भी 2F पे ही बन रही है, सेम डिस्टेंस पे बन रही है जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था, और उसका साइज भी सेम आ रहा है। फोटोकॉपी, ये आपका फोटोकॉपियर वाला केस। लेकिन फोटोकॉपियर में भी जाहिर सी बात है डिफरेंट ऑप्शंस आ चुके हैं, आप लार्ज और स्मॉलर फोटोकॉपी भी बनवा सकते हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट दिस इज द केस ऑफ द फोटोकॉपी। ठीक है, ये सेम साइज कॉपी का स्पेशल वाला केस हो गया। इसमें आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एग्जैक्ट 2F के बराबर था। अब मैं ऑब्जेक्ट को और पीछे ले जाता हूं, F पे भी नहीं है, F से आगे भी नहीं है, F पे भी नहीं है, F 2F के बीच में भी नहीं है, 2F पे भी नहीं है, बल्कि 2F से भी पीछे बना दिया ऑब्जेक्ट को। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इवन ग्रेटर देन 2F। नाउ अगेन इमेज तो रियल बनेगी, बिकॉज पॉइंट F से जब आप पीछे आगे तो इमेज रियल ही बनेगी। पॉइंट F से आगे, ये इंपॉर्टेंट बात है, पॉइंट F या उससे आगे वर्चुअल इमेज बनेगी, पॉइंट F या उससे पीछे रखोगे तो डेफिनेटली रियल इमेज बनेगी। तो रियल और इन्वर्टेड तो अभी भी है, यहाँ भी रियल इन्वर्टेड थी, यहाँ भी रियल इन्वर्टेड थी, यहाँ भी रियल इन्वर्टेड थी, लेकिन यहाँ मैग्नीफाइड थी 2F पे सेम साइज, क्योंकि अब 2F से पीछे चले गए तो कैसी बन गई? स्मॉल साइज की डिमिनिश्ड इमेज बन गई, और वो F और 2F के बीच में बन रही है। ठीक है, तो ये वाला केस आपका कहाँ यूज होता है? कैमरा में, और आपकी आंखों का जो लेंस है वो भी इसी प्रिंसिपल पे ही चल रहा है। ठीक है, ये काम जी। डिमिनिश मीनिंग, डिमिनिश का मतलब स्मॉल, डिमिनिश का मतलब स्मॉलर। ठीक है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, छोटा, समझ गए? चलो ये वाला केस अगेन क्योंकि इतना ज्यादा इन टर्म्स ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे लेक्चर को फिलहाल एंड कर रहा हूँ। अगेन ये टेलीस्कोप का ऑब्जेक्ट लेंस वाला है, बट लेट्स एंड चलो कर लेते हैं डिस्कस। यहाँ पे आपकी जो रेज आ रही है इसमें ऑब्जेक्ट तो नजर ही नहीं आ रहा, बिकॉज कह रहे हैं ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंट है, बहुत दूर से। लेट्स सपोज किसी स्टार या किसी गैलेक्सी से लाइट आ रही है, स्टार या गैलेक्सी से लाइट के बाद आप उसको या तो बहुत दूर से देख रहे हो या अपने टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे हो। सो जब भी हमने क्लास इस चैप्टर के शुरू में पढ़ा था, जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही हो ना तो उसकी रेज पैरेलल बनाते हैं। तो पैरेलल रे एक तो बीच में से पास करी जिसको हमेशा सीधा पास करवा देते हैं, और एक पॉइंट F से पास करी इसको सीधा कर देते हैं। तो हमारी इमेज बिल्कुल हमारे लेंस के राइट साइड पे जो पॉइंट F है फोकल लेंथ, उस पर जाके बन रही है।
सो इमेज डिस्टेंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू पॉइंट एफ. इमेज हमारी ऑब्जेक्ट से लाजमी छोटी ही है बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज लाइक समथिंग वेरी फार अवे. दैट्स व्हाई यू कैन सी इट. बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, कोई स्टार है, कोई गैलेक्सी है, लाइक ह्यूमंगस ऑब्जेक्ट. बट इमेज जो आपकी बन रही है वो तो बिल्कुल छोटी सी बन रही है, तो डिमिनिश्ड इमेज है. रियल है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है, लेकिन आप ऑब्जेक्ट को यहाँ बना नहीं सकते बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑलमोस्ट एट इंफिनिटी. ठीक है, ये आपका जो टेलीस्कोप का ये वाला लेंस होता है, ऑब्जेक्ट लेंस, जो आप ऑब्जेक्ट की साइड पे रखते हो, ये वो वाला लेंस है. ठीक है, आप इस चैप्टर में क्या चीज रह गई, स्पेसिफिकली कैमरा की वर्किंग देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम आई की देख लेते हैं वर्किंग. ठीक है, कैमरा की वर्किंग में बहुत खास कुछ भी नहीं. कैमरा वाला केस हमने केस 2 ऑलरेडी देख लिया. कैमरा के अंदर इमेज कैसी बनती है, रियल, इन्वर्टेड और हमने कहा था छोटी, मतलब डिमिनिश्ड इमेज बनती है. ये तीनों प्रॉपर्टी आपको याद है. और एक और चीज क्या थी कि ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस से कितना दूर है, फोकल लेंथ से और एफ से और 2f से दोनों से ज्यादा दूर है. ठीक है, इमेज कैमरा की कहां पे बनती है, कैमरा के ऊपर फोकस्ड इमेज कब बनती है. कभी कभार कैमरा से ऐसी पिक्चर आती है ना जो ब्लर आ जाती है. ब्लर क्यों होती है इमेज, और कभी शार्प इमेज आती है, फोकस्ड इमेज. फोकस्ड इमेज बनाने के लिए नेसेसरी ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है ऑब्जेक्ट के हेड से, वो कैमरा की जो फिल्म है, ये जो कैमरा का डिजिटाइजर है, कैमरा के जो सेंसर है, सेंसर के ऊपर एग्जैक्ट ये रेज जाके मीट करनी चाहिए. अगर ये रेज एग्जैक्ट यहाँ मीट नहीं कर रही, इससे पीछे जाके मीट कर रही है या इससे पहले मीट कर रही है, तो फिर इमेज जो है वो ब्लर होगी, आउट ऑफ फोकस होगी. तो अगर लेट्स सपोज आपने कैमरा किसी की चीज की तरफ पॉइंट किया और इमेज ब्लर आ रही है, अब आप कैमरा को उसका फोकस एडजस्ट कर सकते हैं. कैमरा का फोकस एडजस्ट करने का क्या तरीका होता है, आप लेंस को आगे या पीछे मूव करोगे. अगर आपकी रेज पीछे जाके मिल रही हैं, आपकी रेज ऐसे पीछे जाके मिल रही हैं, तो आपको लेंस थोड़ा सा इधर मूव करना है ताकि ये इधर आके रेज मीट करें. और अगर आपकी रेज बहुत जल्दी मीट कर रही है, यहाँ पे मीट कर रही है लेकिन आपने यहाँ मीट करवानी है, तो आप अपने लेंस को थोड़ा सा इस तरफ मूव करोगे. सो लेंस कैन बी मूव बैक एंड फोर्थ टू एडजस्ट द फोकस ऑफ द लेंस. ये सारी बातें मैंने यहाँ लिखी हुई, जस्ट रीड इट वंस, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगी. लास्ट थिंग, हमारी ह्यूमन आई के आपको सिर्फ 2 पार्ट्स पता होने चाहिए जो इस चैप्टर से रिलेटेड. ये आपकी आंखों में लेंस लगा हुआ है, कहाँ पे, ये रहा लेंस, और ये आपका बैक ऑफ द आई पे रेटिना होता है. रेटिना इज बेसिकली योर सेंसर फॉर द आई. दिस इज वेयर यू बेसिकली यहाँ पे रेज आके मिलती हैं और फिर आपके ब्रेन को यहाँ से सिग्नल जाता है नर्व्स के थ्रू और आपका दिमाग में लाइट बनती है. अब एक बंदे की जब आईज नॉर्मली काम कर रही होती हैं तो उसकी आंखों में जो कन्वर्जिंग लेंस होता है वो सारी रेज को एग्जैक्ट रेटिना पे फोकस करवाता है. ठीक है, लेकिन जिस बंदे की आंख सही काम नहीं कर रही होती, उसके फोकस पे नहीं मीट कर रही, या तो फोकस से पहले मीट कर रही है या फोकस के बाद मीट कर रही है, ऐसा बंदा जिसकी रेज फोकस से पहले जिसकी रेज जो है वो कन्वर्ज हो जाती है बिफोर द रेटिना, ही इज नियर साइटेड. बेसिकली दिस पर्सन इज able to see objects near that are near to him, but he is unable to properly see the objects that are far away. दूर की चीजें उसे सही नजर नहीं आती, दूर की चीजें ब्लर नजर आती हैं. ठीक है, तो ऐसे बंदे की आईसाइट को आप फिक्स कैसे कर सकते हो, आप चाहोगे कि ये रेज आने से पहले आप थोड़ी सी डाइवर्ज कर दो ताकि फिर ये यहां जाके मीट कर जाए. तो आप उसको एक चश्मा पहनाओगे जिसमें आप आगे, ये कौन सा लेंस हम यूज कर रहे हैं, दिस इज अ डाइवर्जिंग लेंस दैट इस बंदे की आंखों के आपने सामने रख दिया, जिसने रेज को थोड़ा सा डाइवर्ज कर दिया पहले. नाउ द आईसाइट हैज बीन करेक्टेड एंड ही कैन, नाउ द रेज विल एग्जैक्टली फोकस ऑन हिज रेटिना एंड ही कैन सी द इमेज प्रॉपर्ली. जो बंदा जिसकी आंखें थोड़ी सी खराब है और उसकी रेज पीछे जाके मीट कर रही है, तो अगेन उसका भी मसला है, आंखों का फोकस इमेज नजर नहीं आएगी. लेकिन कौन सी चीज है, ये फार साइटेड है, मतलब इसको दूर की चीजें तो सही नजर आती हैं, लेकिन जो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं, करीब की चीजें, बुक पढ़ रहा है या फोन यूज कर रहा है, तो उसको चश्मे की जरूरत पड़ेगी. तो ऐसे में इसको एक कन्वर्जिंग लेंस लगा के देना है, यहाँ पे लगा के दे दिया कन्वर्जिंग लेंस, जो कि रेज को पहले से ही थोड़ा सा कन्वर्ज कर देता है और फिर उसका लेंस बाकी की कन्वर्ज करता है, राइट, और फिर रेटिना पे जाके एग्जैक्ट मीट कर जाती है. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द होल टॉपिक ऑफ लेंसेज. नेक्स्ट क्लास में हम इसके पार्टिसिपेट्स करेंगे और फिर उसके बाद हमने साउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम करने, छोटे छोटे चैप्टर हैं, वो प्रॉब्ली एक दिन में हम कर लेंगे. ठीक है, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह